हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर से नीट और सीयूईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। हम कोशिश करेंगे कि आज इस चैप्टर को 1 घंटे के अंदर कवर कर दें। इस चैप्टर को हम आज एनसीईआरटी के थ्रू भी पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन। तो एनसीईआरटी में अगर कोई भी ऐसी लाइन रह जाएगी, हम उसको भी डिकोड करके पढ़ेंगे। एंड जो कॉन्सेप्ट्स है उनको भी हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप अब बिना किसी डिले के अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स है और जो नोटबुक्स है और पेन है उसको लेके बैठ जाइए, और जो जो मैं यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँ उसको लिखते जाइए और साथ साथ में बुक में हाईलाइट करते जाइए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? ये वीडियो वो लोग देख सकते हैं जो अपना रिवीजन करना चाहते हैं। एंड अगर कोई ऐसा भी है जिसने ये चैप्टर पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो अगर वो इस चैप्टर को ध्यान से सुनेगा और जो मैं समझा रही हूँ उसको समझेगा, उसको भी ये चैप्टर काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस अपनी बुक साथ में लेके बैठना। तो अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे हमें कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं। तो हमें सबसे पहले जानना है कि ऑफ कोर्स पहले तो माइक्रोब्स का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंड इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम समझेंगे कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स के क्या रोल होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उनके क्या रोल होते हैं, जिसमें फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जैसे टॉपिक हम पढ़ेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे। सुवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, जिसमें हम देखते हैं कि सुवेज को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, देन फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है बीओडी, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का टॉपिक, जो भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का क्या रोल होता है बायोगैस की प्रोडक्शन में। बायोगैस क्या है? एक फ्यूल है जिसके बारे में तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फिर हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनकी जगह पर आजकल बायो कंट्रोल एजेंट्स का, जो कि यहाँ पे नेचुरल एजेंट्स होते हैं बायो कंट्रोल के, उनका यूज़ कैसे होता है, जिसमें हम लेडी बग, ड्रैगन फ्लाई, बीटी कॉटन, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलो वायरस जैसे कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट टॉपिक होगा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, जिसमें जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हमने उनको बायो फर्टिलाइजर्स से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, उस रिप्लेसमेंट में माइक्रोब्स का क्या रोल है, हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर माइक्रोब्स के इंट्रोडक्शन से। तो हम जानते हैं कि हमारी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ज़्यादातर कंपोनेंट अगर कोई चीज़ है तो वो माइक्रोब्स का ही है। फिर चाहे वो मोनेरा किंगडम का हो, या फिर प्रोटिस्टा किंगडम का हो, या फिर फंजाई किंगडम का हो, या फिर वायरसेस हों, या फिर विरोइड्स हों, या फिर प्रायंस हों। ये सारे जो उतने भी होते हैं ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि माइक्रोब्स ही होते हैं। माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे फिर सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, या हमारी बॉडी के अंदर ही क्यों ना, हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इवन हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं, अदर एनिमल्स और अदर प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी ये माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ये थर्मल वेंट्स होते हैं, यानी कि ये हाई से हाई टेम्परेचर में आराम से रह सकते हैं। हाई टेम्परेचर से मेरा मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पर रह सकते हैं, हम उनको थर्मल वेंट्स बोलते हैं। जैसे कि गीज़र का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है, तो वहाँ पर जो माइक्रोब्स रहते हैं वो थर्मल वेंट्स हो गए। ये डीप सॉइल में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एंड जो स्नो होती है उसकी सेवरल मीटर थिक लेयर के अंदर भी ये सर्वाइव करते हैं। ये हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट पे भी सर्वाइव करते हैं। इसी के साथ माइक्रोब्स हैं वो डाइवर्स हैं, यानी ये हर किंगडम में फैले हुए हैं। ये प्रोटोजोन्स भी हैं, मोनेरा भी है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई में भी है, मैक्रोस्कोपिक एनिमल जो कि मैक्रोस्कोपिक यानी जो बड़े एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये मौजूद होते हैं। वायरसेस में भी मौजूद हैं, विरोइड्स में, प्रायंस में, इन सब में ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब्स कैन बी स्टडीड
और माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच नेक्ड आइज एज दे फॉर्म कॉलोनीज और न्यूट्रिटिव मीडिया। अब ये जो एक न्यूट्रिटिव मीडिया यानी जो पेट्री डिश वगैरह होती है उन पे ये अपनी कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं, और ये कॉलोनीज ऐसी फॉर्म करते हैं कि हम इन्हें अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। तो माइक्रोब्स के ज़रिए हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ईजिली स्टडी भी कर पाते हैं। अब ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये हार्मफुल भी हो सकते हैं एंड बेनिफिशियल भी हो सकते हैं। जो इससे पहले वाला चैप्टर था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर, उसमें हमने ये पढ़ा था कि माइक्रोब्स के कितने नुकसान हैं, यानी माइक्रोब्स कितना ज़्यादा एक ह्यूमन बॉडी को, प्लांट्स को, एनिमल्स को कितना ज़्यादा डिजीज़ कॉज करते हैं। बट इस चैप्टर में हम उनके बेनिफिशियल वाले टर्म की, उनके बेनिफिट वाले साइड को स्टडी करेंगे कि वो ह्यूमंस को कैसे बेनिफिट दे सकते हैं और उनके काम में आ सकते हैं। ठीक है। सो इतने से पार्ट की अगर एनसीईआरटी रीडिंग हो तो वो यही है दैट बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम का मेजर पार्ट क्या है, माइक्रोब्स ही हैं। हमने इनकी डाइवर्सिटी के बारे में आखिरकार उसमें तो पढ़ ही रखा है, क्लास 11th की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, है ना। डू यू रिमेंबर विच किंगडम्स अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर एनसीईआरटी सवाल पूछ रही है कि कौन से किंगडम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इधर आंसर है इसका कि एक तो मोनेरा हो गया, मोनेरा में है, प्रोटिस्टा में है ना, फंजाई में है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। नाउ विच माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है, जो मैंने बात बताई। ये सॉइल में प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, और दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में भी प्रेजेंट है। ये वहाँ पर भी प्रेजेंट है जहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि वहाँ कोई लाइफ भी एग्जिस्ट कर सकती है, ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। ये थर्मल वेंट्स होते हैं, यानी कि ये 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, सॉइल की गहराई में रह लेते हैं, स्नो की लेयर्स में रह लेते हैं, है ना, हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में रह लेते हैं। माइक्रोब्स डाइवर्स होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई, और माइक्रोस्कोपिक एनिमल जैसे कि प्लांट एंड वायरसेस में, विरोइड्स में और प्रायंस में, जो कि प्रोटीनिश इन्फेक्शियस एजेंट्स में के रूप में ये वहाँ पर काम करते हैं। तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। Microbes are like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies। यानी कि माइक्रोब्स जो कि जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, वो हम उनको न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब ग्रो करते हैं तो कॉलोनीज फॉर्म कर देते हैं, और ये कॉलोनीज जो होती हैं इनको हम अपनी नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। ऐसे जो कल्चर होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास ही कुछ डायग्राम्स हैं, मतलब कुछ फिगर्स हैं, एनसीईआरटी ने दे रखी है। पहली वाली जो तुम फिगर 8.1 देख रहे हो, ये फिगर 8.1 बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में दे रखी है और कुछ बैक्टीरियाज के बारे में दिख रखी है। जैसे कि जो पहली वाली फिगर है, ये पहली वाली फिगर है रॉड शेप्ड बैक्टे बैक्टीरिया की, जिसको 1500 टाइम्स मैग्नीफाई किया गया है, तब जाकर के हमें दिख रही है कुछ इस तरीके की रॉड शेप की। जो सेकंड वाली फिगर तुम देख रहे हो, ये है स्पैरिकल शेप्ड बैक्टीरिया की, इस तरीके की शेप की, स्पैरिकल शेप की। ठीक है, और इसको 1500 टाइम्स में अगेन मैग्नीफाई किया गया है, तो जाकर के हमें ये दिख रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको दिखती है एक रॉड शेप्ड वाली बैक्टीरिया, लेकिन ये रॉड शेप्ड वाली बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला भी हैं कुछ इस तरीके के। ठीक है, और इसको 50,000 टाइम्स जब करा गया है मैग्नीफाई, तब जा कर के ये देखने के लिए मिली है। उसके बाद अगर फिगर 8.2 में हम देखें तो हमें यहाँ पर दिखते हैं कुछ वायरसेस, जिसमें से जो पहला वायरस है वो है बैक्टीरियोफेज, दिस वन, ये वाला बैक्टीरियो। इस बैक्टीरियोफेज के डायग्राम को यहाँ पे देखो तो सबसे पहले ये रहा इसका हेड, और फिर इसके पास होती है कॉलर, ये होती है इसकी टेल, और नीचे होती है इसकी प्लेट, और फिर बाद में ये है इसकी पिंस, और ये है इसकी प्रोंग, जिससे ये अपने होस्ट को, जिस पे इसको अटैक करना है, अपने खाने को जकड़ता है। और उसके बाद इस टेल के ज़रिए ये जो इसका डीएनए यहाँ पर मौजूद होता है, उसको नीचे उस आरएनए, जो इसका डीएनए वगैरह जो भी आरएनए मौजूद होता है इस हेड के अंदर, उस चीज़ को ये होस्ट तक पहुँचाता है। जो बी वाले फिगर देख रहे हो, ये बी फिगर है एडिनो वायरस की, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड जो लास्ट वाली फिगर देख रहे हो, ये कॉम्पैक्ट रोड शेप्ड वायरस वाली, ये वायरस है टोबैको मोसेक वायरस।
TMV नाम से मशहूर है ये टोबैको मोसेक वायरस है। सबसे पहले तो इसको इतने 1 लाख से 1,50,000 टाइम्स मैग्नीफाई करा है तो जा कर के ये हमें दिख रहा है। एंड जो टोबैको मोसेक वायरस होता है ना, ये असल में ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये एक तरीके का रेट्रो वायरस होता है। एज इट इन्फेक्ट्स RNA, इस वजह से ये रेट्रो वायरस होता है। नीचे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कुछ बैक्टीरिया जो कि पेट्री डिश पर यहाँ ग्रो करे हुए हैं, ये बैक्टीरिया, ये वाइट कलर वाले, दिस वाइट कलर पल्स आर बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये कैसे इन्होंने अपनी कॉलोनीज यहाँ ग्रो कर रखी है। ऐसे ही सिमिलरली बी फिगर में तुम देखोगे तो यहाँ पर फंगस है जिसने अपनी कुछ इस तरीके से कॉलोनी ग्रो कर रखी है, ये फंगल कॉलोनी है। तो हम देख पाते हैं इन्हें अपनी नेक्ड आई से और हमें पता लग पाता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा। Now, in chapter number 7, you may have read that microbes cause a large number of disease in human beings. Human beings के अंदर large number of disease cause करते हैं. They also cause disease in animals and plants also. But माइक्रोब सिर्फ हार्मफुल ही तो नहीं है, ये बेनिफिशियल भी तो हैं। कितना ज़्यादा ह्यूमंस के काम में आते हैं। तो हम सिर्फ इनकी हार्मफुल साइड को तो नहीं पढ़ सकते। इसीलिए बहुत सारे माइक्रोब जो कि बेनिफिट तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं डाइवर्स वेज में एक मैनफुल के लिए, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का, यानी कि घर में माइक्रोब्स कैसे हेल्प में लाए जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ऐसा माइक्रोब है जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। हम सब ने अपने घर में देखा होगा कि जब रात में मम्मी को दही जमाते हुए कि वो क्या करती हैं, पहले तो जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उसको हल्का सा गर्म करती हैं, उबाल लेती हैं उसको। और ये मिल्क कैसा होना चाहिए, लूक वार्म होना चाहिए। इस लूक वार्म मिल्क में ये जो जमी हुई दही होती है ये डाल देती हैं। उसके बाद उसे ओवरनाइट छोड़ देती हैं। फिर जब सुबह हम देखते हैं तो हमें मिलती है कर्ड। ये फिनोमेना तो सबने देखा होगा, बट ये होता कैसे है। जो मिल्क है, और ये मिल्क कैसा होना चाहिए, ल्यूक वार्म। इस ल्यूकवार्म मिल्क में इनोक्युलम डाला जाता है। इनोक्युलम क्या है, वही छोटी सी दही की चम्मच जो मॉम निकाल के रख लेती है पुरानी दही में से, इसी को हम लोग इनोक्युलम कहते हैं। ये इनोक्युलम इस मिल्क में ऐड करी जाती है और ये इनोक्युलम क्या करती है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैप प्रोड्यूस करती है मिल्क में और फिर उसे कन्वर्ट कर देती है कर्ड में। जैसे ही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है, उस कर्ड के अंदर प्रोटीन्स कोagulate हो जाते हैं। उस कर्ड की डाइजेशन करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। विटामिन B12 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कर्ड के अंदर। न्यूट्रिशन वैल्यू ओवरऑल कर्ड की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इतनी हो जाती है कि जो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये हमारे पेट में जो पैथोजेंस होते हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनको इनको किल करने के काम आ जाते हैं। ठीक है, ये कुछ काम है जो कि लैक्टोबैसिलस के थ्रू हो पाता है जब ये मिल्क से कर्ड करते हैं। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस मिल्क से कर्ड बनाने का, इस प्रोसेस को हम इनोक्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो माइक्रोब घर में यूज़ होता है वो है इडली एंड डोसा में। इडली एंड डोसा में तुम देख सकते हो कि जो इडली और डोसा का डो होता है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से पफ्ड अप अपीयरेंस आ जाती है, जिसके से फूला फूला सा लगता है ये, है ना। तो ये फूलता कैसे है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे आसपास पड़े इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया होते हैं, ये इसमें फर्मेंटेशन करते हैं। अब जब इडली और डोसा के डो में ये फर्मेंटेशन हो जाती है, और फर्मेंटेशन जो होती है इसमें यहाँ पर एनॉर्बिक पाथवे में होती है, यानी कि यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोडक्शन इधर हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से इनका जो डो होता है वो फूल जाता है और उसमें पफ्ड अप अपीयरेंस दिखती है। क्या होता है, इडली और डोसा का जो डो होता है, वो उस डो में जो हमारे आसपास में पड़े हुए बैक्टीरिया होते हैं, जो इन्वायरमेंट में ही मौजूद होते हैं, वो इसको फर्मेंट कर देते हैं नेचुरली। फर्मेंट कैसे करते हैं, एनॉर्बिक पाथवे में, यानी कि यहाँ पर CO2 गैस की प्रोडक्शन हो जाती है। और जब CO2 गैस की प्रोडक्शन होती है तो डो में पफ्ड अप अपीयरेंस आ जाती है, यानी डो फूल जाता है।
ऐसे ही फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स ये भी फर्मेंट होते हैं ताकि फूड बन सके। थर्ड माइक्रोब्स जो इस्तेमाल होता है वो ब्रेड में इस्तेमाल होता है, विच इज़ बेकर्स यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सेक्रोमाइसिस सर्विएसिस। ये जो बेकर्स यीस्ट है, या जब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी बेकर्स यीस्ट को हम ब्यूअर्स यीस्ट के नाम से भी जानेंगे, लेकिन अभी बेकर्स यीस्ट ही याद रखेंगे। तो होता क्या है, जब हम ब्रेड का डो बनाते हैं तो उस डो में हम ये बेकर्स यीस्ट सेक्रोमाइसिस सर्विसिए डाल देते हैं। अब ये सेक्रोमाइसिस का काम क्या होता है कि ये उस डो में फर्मेंटेशन करती है, और ये फर्मेंटेशन होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इथेनॉलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। बट इस फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? इस फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को आगे एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, और साथ ही साथ में इथेनॉल को प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना। ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करना अल्कोहलिक या इथेनॉलिक फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो फंगस जब बेगस यीस्ट के साथ मिलती है तो बनता है हमारा ब्रेड। लास्ट माइक्रोब का जो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स का जो टॉपिक है, वैसे एक और है बट सेकंड लास्ट है, चीज़। चीज़ में सबसे पहले तो हम टेक्सचर में एक देखते हैं और एक फ्लेवर में देखते हैं। टेक्सचर में तुम एग्जाम्पल लेते हो स्विस चीज़ का। स्विस चीज़ के ऊपर यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इस फोटो को यहाँ पे इनलार्ज करूँ, इनलार्ज करके दिखाऊं, तो इस फोटो में देख पा रहे हो किस तरीके से यहाँ होल बने हुए हैं, ये जो गड्ढे बने हुए हैं, ये गड्ढे की ही फॉर्मेशन इसको एक नया टेक्सचर देते हैं, और ये टेक्सचर इसको मिल पाता है सिर्फ एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसका नाम है प्रोपियोनिया बैक्टीरियम शर्माने। ये जो बैक्टीरिया है, ये इस स्विस चीज़ के अंदर CO2 की कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्शन कर देता है। लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 यहाँ पे बन जाता है, और इसी लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 की वजह से हमें यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो हो गई टेक्सचर की बात। अब बात करेंगे फ्लेवर की। एक रुकफोर्ट चीज़ करके एक चीज़ आती है, जिस चीज़ के बारे में तुमने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। इस तरीके की ये चीज़ होती है, ये रुकफोर्ट चीज़। इसका एक अपना यूनिक फ्लेवर होता है, बट ये फ्लेवर इसे मिलता कैसे है? ये फ्लेवर इसे मिलता है एक स्पेशल फंजाई की वजह से, जिसका नाम है पेनिसिलियम रुकफोर्ट। ये जो पेनिसिलियम रुकफोर्ट है, जब इसे इस चीज़ के साथ डाला जाता है तो ये इसे एक पर्टिकुलर फ्लेवर दे देती है, और इस तरीके से इसका नाम पड़ता है रुकफोर्ट चीज़। लास्ट है टोडी। टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में ड्रिंक की जाती है ट्रेडिशनली। ये इथेनॉलिक फर्मेंटेशन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ही बनती है, तो जाहिर सी बात है ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक हुई। ये बनती कैसे है? जो पाम होता है, उसका जो सैप होता है, उसके फर्मेंट करके ये बनती है। यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे, इस फोटो को इनलार्ज करूँ तो इधर देख सकते हो कि यहाँ पर एक ये ट्री है। इस ट्री में से ये जो इसके पाम में से ये जो वाइट कलर का सैप निकल रहा है, इस सैप को इस मटके में पहले तो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसको सीधा फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, और इस तरीके से बनती है यहाँ पर टोडी ड्रिंक। ठीक है, अब ये जो ट्री है, ये ट्री कोई भी हो सकता है, ये पाम ट्री, कोकोनट ट्री भी हो सकता है। ठीक है, पाल्मायरा एक ट्री होता है, वो भी हो सकता है, एंड इवन डेट पाम का भी ट्री हो सकता है। तो इनका ये जो वाइट सैप होता है, ये कलेक्ट करा जाता है, फिर उसे फर्मेंट करा जाता है, और ये फर्मेंटेशन इथेनॉलिक फर्मेंटेशन होती है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, मतलब वो ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इथेनॉल बनता है, साथ में CO2 रिलीज होता है, और इस तरह से इसे हम इथेनॉलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये ड्रिंक बनती है। इतने से पार्ट की अगर NCERT रीड करें तो यही होगी microbes in household products में, that you would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day। हम हर रोज़ माइक्रोब्स या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, और हम ये बात जानते हैं कुछ और कुछ नहीं जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसका सबसे बेहतरीन लैक्टोबैसिलस, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैब भी कहते हैं। ये क्या करता है? ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, हमने पढ़ लिया इस चीज़ को।
During growth, the lab produce acid that coagulate and partially digest the milk proteins. A small amount of curd added to fresh milk as inoculum पर लिया डाला जाता है स्टार्टर के रूप में, जिसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैब होते हैं और यही मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, जिससे कि इसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी बढ़ती है, विटामिन B12 भी बढ़ता है हमारे पेट में भी, और पैथोजेंस को मारने के बड़े काम आता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सेकंड है इसका इडली और डोसा के डो में, द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ही फर्मेंट होता है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। अब यहाँ पे NCERT पूछ रही है, कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो मैंने बताया है कि यहाँ पर जो पाथवे यूज हुआ है वो है एनारोबिक पाथवे। अब एनारोबिक पाथवे क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हुआ है इसलिए। वेयर डू यू थिंक, एक और क्वेश्चन, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम। इडली और डोसा के डो को फर्मेंट करने के लिए ये जो माइक्रोब है, ये बैक्टीरिया, ये आया कहाँ से होगा, तो ये आया है इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में ही रह रहे बैक्टीरिया को इन्होंने यूज़ करा है फॉर फर्मेंटेशन, ठीक है। सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स यीस्ट, जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सर्विसिए। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ माइक्रोब, जिसे हम टोडी कहते हैं। अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। Microbes are also used to ferment fish, soybean, and bamboo shoots to make food. Cheese is one of the oldest food items in which microbes were used. Different varieties of cheese are known by their characteristic texture. ये सारा वही है जो अभी हम पीछे पढ़ कर के आए हैं फ्लेवर एंड टेस्ट के हिसाब से। For example, the large holes in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 and a bacterium named Propionibacterium shermani. सेकेंड है रुकफोर्ट चीज़, जिसका एक कुछ अपना अलग ही पर्टिकुलर फ्लेवर है, और ये फ्लेवर इसको मिल पाया एक फंगस की वजह से, एक फंजाई की वजह से, जिसका नाम है पेनिसिलियम रुकफोर्ट। इस पेनिसिलियम रुकफोर्ट की वजह से ही इसको ये यूनिक फ्लेवर मिलता है, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट हो जाता है विच इज़ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हमने पढ़ लिया, अब हम समझेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में इनका क्या रोल होता है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस, जिसमें आता है वाइन, बियर, विस्की, रम, ये सब वगैरह, ठीक है। तो ये जो फर्मेंटेड बेवरेजेस होते हैं, नाम से ही पता लग रहा होगा, ये वो बेवरेजेस होते हैं जो कि फर्मेंट करके बनते हैं। और ये फर्मेंटेशन कैसी होती है, अगेन इथेनॉलिक फर्मेंटेशन होती है, यानी कि CO2 और इथेन यहाँ पर रिलीज होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है। ये काम करता कौन है, सेकेरोमाइसिस सर्विसेज, जिसे अभी हम बेकर्स यीस्ट बोल रहे थे, अब इसे हम ब्यूअर्स यीस्ट बोलेंगे। ये यूज़ किया जाता है इन माल्टेड सीरियल्स को और फ्रूट जूस को फर्मेंट करने के लिए, जिससे बन सके इथेनॉल और फर्मेंटेड बेवरेजेस हमारे बन सके। ये जो माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस की यहाँ पे बात हो रही है, कुछ नहीं, ग्रैप्स वगैरह हैं, वो फ्रूट्स जो कि स्वीट होते हैं उनसे ही फर्मेंट करके बनता है विस्की वगैरह बाय एनॉर्बिक रिएक्शन बाय ईस्ट। और होता कैसे, एनॉर्बिक पाथवे यहाँ पर फॉलो होता है। ये पूछ सकते हैं कि कौन सा पाथवे यहाँ फॉलो होता है, कौन सी फर्मेंटेशन होती है, तो इथेनॉलिक फर्मेंटेशन होती है एंड एनॉर्बिक रिएक्शन यानी एनॉर्बिक पाथवे के ज़रिए होती है बाय दिस ईस्ट विच इज़ सेकेरोमाइसिस सर्विसिए। अगर आप डिस्टिलेशन करें, यानी कि अगर हम अल्कोहलिक कंटेंट ज़्यादा रखें विद डिस्टिलेशन, अल्कोहलिक कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो बनता है विस्की, ब्रांडी, रम। और अगर डिस्टिलेशन ना करें, यानी अल्कोहलिक कंटेंट को हम कम रखें, तो बनेगा वाइन और बियर, ठीक है। सेकेंड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स इज द सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में बने थे एंटीबायोटिक्स, उससे पहले एंटीबायोटिक्स नहीं थे। इसके वर्ड की अगर हम मीनिंग तोड़े
इसके वर्ड की अगर हम मीनिंग करें तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट एंड बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, मतलब अगेंस्ट द लाइफ। लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं, पैथोजन के कॉन्टेक्स्ट में, हमारी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में तो इसका मतलब है प्रो लाइफ। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कुछ माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, और ये पैथोजेंस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को या तो रिटार्ड यानी कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, या तो उन्हें मार देते हैं। जो पहली एंटीबायोटिक थी जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम था, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुई थी, यानी वो डिस्कवर्ड होने नहीं वाली थी बट वो एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक डिस्कवर्ड हो गई। वही किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकाई, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तब उन्होंने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर कर दिया था और फिर उन्होंने नाम दिया था इसे पेनिसिलियम। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। हालांकि इसका जो फुल पोटेंशियल है एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक के तौर पे, वो बाद में जो दो साइंटिस्ट थे अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। और फिर इस एंटीबायोटिक का बहुत इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल भी निकली। और तीनों ही साइंटिस्ट को 1945 में मिला अवार्ड। ठीक है। आज हम अपनी लाइफ बिना किसी एंटीबायोटिक्स के इमेजिन नहीं कर सकते वैसे, क्योंकि ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे कि प्लेग हो गई, कुष्ठ रोग हो गई, काली खांसी, गलघोटू, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, इनको ट्रीट करने के काम में आती है। इसके बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में भी माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। जैसे कि एक माइक्रोब है एस्पेरिगुलस नाइगर, ये एक फंगस है, ये प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करता है एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये प्रोड्यूस करता है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। ठीक है। तो एसिटाइल से याद रखते हैं एसिटिक एसिड, ब्यूटाइल से याद करते हैं ब्यूटायरिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस से याद रखते हैं लैक्टिक एसिड। तीनों ही बैक्टीरिया हैं सिवाय इसके जो कि फंगस है। एंड फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं अपने फंक्शन की वजह से, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट का हमने अभी तक जितने भी एग्जांपल पढ़े, सैकरोमाइसिस सर्विसिया ही पढ़ा वैसे, लेकिन पहले तो वो उसमें ब्रेड बनाने में यूज़ हुई। ब्रेड के बाद वो इस्तेमाल हुई फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने में, है ना। और दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों ही फॉर्म्स में इन्होंने इथेनॉल को प्रोड्यूस करा था, इथेनॉल को। ठीक है, इथेनॉल को प्रोड्यूस करा था। तो हम कह सकते हैं कि ईस्ट एंजाइम का कॉमन मतलब फंक्शन ये है कि ये कमर्शियल लेवल पर इथेनॉल को प्रोड्यूस करती है। सेकंड एंजाइम है लाइपेज, जो कि डिटर्जेंट में यूज़ होता है ऑयल स्टेन्स को हटाने के लिए, जो कि कपड़ों में हमारे लग जाते हैं। थर्ड एंजाइम है प्रोटीएज एंड पैक्टीनेज। प्रोटीएज और पैक्टीनेज फ्रूट जूस क्लैरिफिकेशन में यूज़ होते हैं। देखा होगा कि जो फ्रूट जूस जो कि घर में बनाया जाता है और जो मार्केट से लेता है उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं दिखती है, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा दिखता है। वो क्या दिखता है? कि घर वाला इतना क्लियर नहीं होता, जबकि जो मार्केट वाला होता है वो काफ़ी क्लियर होता है। तो ये जो मार्केट वाला क्लियरेंस इसके अंदर आता है वो प्रोटीएज और पैक्टीनेज की वजह से ही आता है, क्योंकि ये उसे क्लैरिफाई कर देता है। लास्ट है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिर्फ माइक्रोब्स के द्वारा ही बनते हैं, जो कि प्रोड्यूस भी माइक्रोब से होते हैं और उनका फंक्शन भी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्ट्रेप्टोकाइनेज, बनता किससे? स्ट्रेप्टोकोकस से, वही स्ट्रेप्टोकोकस जिस पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे। लेकिन इसे बस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इसका फंक्शन क्या है? पर इसका फंक्शन ये है कि जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट होते हैं, ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ये आगे चल के इन पेशेंट्स में हार्ट स्ट्रोक का कारण भी बनता है। तो इस इन्फेक्शन के द्वारा जो इनकी ब्लड वेसल्स में ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, उस क्लॉट को हटाने में स्ट्रेप्टोकाइनेस का हाथ होता है।
ये क्लॉट बस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए जो है ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम बनाता है विच इज़ अ फंगस, एंड ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे काम किया जाता है उन पेशेंट्स में जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने वाला होता है, मतलब उनकी इम्यूनिटी को थोड़ा कम करने के लिए, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट आसानी से हो पाए। थर्ड है स्टेटिन। स्टेटिन बनाता है मोनिस्कस परप्यूरस, जो कि एक ईस्ट है। ईस्ट का हमने यहाँ पर अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लिया है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका मोनिस्कस परप्यूरस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सेकेरोमाइसिस सर्वेसिए। अब ये सेकेंड देखा है हमने, ठीक है। इसका क्या काम है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई होता है, ये क्या करता है, उनका कोलेस्ट्रॉल जिस एंजाइम की वजह से हाई हो रहा होता है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट यानी कम कर देता है स्टेटिन। इस तरह से उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम हो जाता है। तो ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स थे और ये पूरा इनका इंडस्ट्रियल यूसेज था। अब इसकी एनसीईआरटी रीडिंग अगर हम करें तो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब्स आर यूज टू सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो कि इंसान के लिए वैल्यूएबल होते हैं वो सिंथेसाइज के काम आता है, हमने अभी भी पढ़ा। फिर चाहे वो बेवरेज हो, एंटीबायोटिक हो, या फिर कोई ऑर्गेनिक एसिड हो, या फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो, तो हर तरीके से इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर्स ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। अब क्योंकि हम इन्हें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पर बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट हमें ग्रो कराने के लिए बहुत बड़े बड़े वेसल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एंड उन्हीं वेसल्स को हम फर्मेंटर्स कहते हैं। ये फर्मेंटर्स दिखते कैसे हैं, इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। और ये फर्मेंटेशन का प्लांट। तो वही सबसे पहले आ गया फर्मेंटेड बेवरेजेस। यहाँ पर fermented beverages microbes especially yeast have been used from the time immemorial for the production of beverages, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इनकी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पस वही सेम यीस्ट जो कि अभी बेकर्स यीस्ट था, सेक्रोमाइसिस सर्विसिए, ब्रेड मेकिंग में यूज़ हो रहा था, अब हम उसको यहाँ पर ब्रूअर्स यीस्ट बोलेंगे, इसका इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है, ये फर्मेंट कर देता है माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस को, और क्या बनाने के लिए, इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पर एनसीईआरटी एक सवाल पूछती है दैट डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल बाय ईस्ट। यानी ईस्ट के द्वारा जो इथेनॉलिक प्रोडक्शन हो रही है उसमें क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन इस्तेमाल हो रही है, तो बताया मैंने, लिखवाया भी है, एनॉर्बिक एनॉर्बिक पाथवे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, यानी दो तरीके से यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, विद और विदाउट डिस्टिलेशन। अगर डिस्टिलेशन के साथ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अगर डिस्टिलेशन के साथ प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो होंगी विस्की, ब्रांडी एंड रम। एंड अगर डिस्टिलेशन के बिना हो रही है तो वो होंगी वाइन एंड बियर, क्योंकि वो विदाउट डिस्टिलेशन ऑब्टेन्ड होती हैं, ठीक है। सेकंड आ गया यहाँ पे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स वो ऐसे माइक्रोब्स होते के द्वारा बनाई जाती है जो कि कुछ पैथोजेंस की ग्रोथ को या तो कम कर देते हैं या तो उन्हें मार देते हैं। बनी कब थी, 20th सेंचुरी में बनी थी, ठीक है। एंटी इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है अगेंस्ट, एंड बायो का मतलब है लाइफ, टुगेदर दे मीन against life, but not in the context of our life, it is in the context of disease causing organisms यानी pathogens की life के context हो। whereas with reference to human इसका मतलब होता है pro life but not against। antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill or retard the growth of other disease causing microbes। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, और ये पहली ही डिस्कवर हुई है, पेनिसिलियम नोटेटम इसका पूरा नाम है, ठीक है। डू यू नो दैट पेनिसिलियन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड एंड इट वॉज अ चांस डिस्कवरी, चांस डिस्कवरी से डिस्कवर हो गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई नाम के बैक्टीरिया पे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी एक अनवॉश्ड कल्चर था जिसको उन्होंने धोया नहीं था, उस पर एक मोल्ड ग्रो कर रहा था।
और वो मूल भी कहाँ पे ग्रो कर रहा था, जहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर सकता था। तो उन्हें ये केमिकल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इट वाज़ ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय मूल, और ये उनको लगा कि ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ये मूल जो ग्रो हो रहा है ये वहाँ ग्रो हो रहा है जहाँ स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने उस केमिकल को नाम दे दिया पेनिसिलिन, और आगे चलकर और उस मूल को बोला पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस तरीके से नाम पड़ा उसका। हालांकि इसका फुल पोटेंशियल एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक के तौर पे ही अर्न्स्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी के द्वारा डिस्कवर हुआ था। ये एंटीबायोटिक जो थी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करी गई थी वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। एंड इसी डिस्कवरी के लिए फ्लेमिंग चेन, हार्वर्ड फ्लोरे और को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। तीनों को नोबेल प्राइज़ मिला 1945 में अपनी इस डिस्कवरी के लिए। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक्स वर ऑल्सो प्योरीफाइड। तो अब पेनिसिलिन डिस्कवर हो गई, उससे ही फिर अगली एंटीबायोटिक्स भी डिस्कवर हुई। ठीक है। एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वुपिंग कफ, डिप्थेरिया एंड लेप्रोसी। ऐसी बीमारियों को ट्रीट करने में पेनिसिलिन का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिससे कि हम पूरे ऑल ओवर द ग्लोब मिलियंस ऑफ लोगों को बचा पाए, क्योंकि इन बीमारियों से मिलियंस ऑफ लोगों की जानें जा रही थी। आज के टाइम पे हम अपना वर्ल्ड बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स के बिना। अब बात करेंगे केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अल्कोहल्स हो गए, इंजाइम्स हो गए। इनके प्रोडक्शन के लिए भी माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर है एग्जाम्पल, सबसे पहले तो एस्परगिलस नीगर, एक फंगस जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक बैक्टीरिया जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एक बैक्टीरिया जो कि ब्यूटायरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। लैक्टोबैसिलस, एक बैक्टीरिया जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये कुछ केमिकल्स हो गए, एसिड्स हो गए जो कि प्रोड्यूस होते हैं। ना हम बात करेंगे कुछ एंजाइम्स की, जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है ईस्ट। ईस्ट जो है वो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल के लिए यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पे। And microbes are also used for production of enzymes also. Lipases are used in detergent formulation, help in removing oily stains from the laundry. ये सब हमने पढ़ लिया है। You must have noticed that the bottled fruit juice both from the market are clearer as to compare to those made at home. ये क्लेरिफिकेशन उनके अंदर आई पाई क्योंकि the bottled juices were clarified by the use of pectinase and protease. अब कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में दे रखा है। स्ट्रेप्टोकाइनेस विच प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। इसको फिर बाद में जेनेटिक इंजीनियर से भी मॉडिफाई किया जाता है और ये क्लॉट बस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट्स होते हैं उनके ब्लड वेसल से क्लॉट को रिमूव किया जा सके। ये मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन है ये आगे चल के उन्हें हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स इज साइक्लोस्पोरिन ए। इसका काम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के तौर पे किया जाता है जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर। ठीक है। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये बनता किससे, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से। और ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम असल में क्या है, एक फंगस है। नाउ स्टेटिन्स। स्टेटिन भी एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि बनती है ईस्ट से ही, और इस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। क्यों, कैसे काम करती है? क्योंकि ये जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का एजेंट होता है उसकी ग्रोथ को या तो रिटार्ड कर देती है, कम कर देती है, या फिर उसको ख़त्म कर देती है, मतलब कंप्लीटली इनहिबिट कर देती है उसकी ग्रो करने की क्षमता को, और इस तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसमें माइक्रोब का क्या रोल होता है। तो हमने देखा ही होगा कि जो सीवेज है वो कैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ट्रीट होने के लिए जाता है। तो उस सीवेज में जो उनके पास म्यूनिसिपल वेस्ट के पास जाता है वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, बहुत ही पॉल्यूटिंग होता है। इसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में नहीं डाल सकते। अगर हम डायरेक्टली इसको वाटर बॉडीज़ में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा, एंड जो उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा जहरीला हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा का। तो इन्हें वाटर बॉडीज़ में
डिस्चार्ज करने से पहले ये मेक श्योर किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर कि हम इन्हें जितना ज़्यादा हो सके उतना लेस पॉल्यूटिंग बनाएं और फिर इनको रिवर्स में डिस्चार्ज करें। तो इस ट्रीटमेंट में 2 स्टेजेस आती हैं, जिसमें सबसे पहली आती है एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड दूसरी आती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर है। प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत छोटी-सी ट्रीटमेंट होती है, जिसमें सिर्फ़ इस सीवेज में से सिर्फ फिजिकल पार्टिकल्स, यानी कि जो कंकड़ पत्थर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, इनका ही रिमूवल हो पाए। क्या होता है, ये सीवेज था, इस सीवेज से ये जाते हैं स्क्रीनिंग सिस्टम में। इस स्क्रीनिंग सिस्टम में इसके अंदर से जितने भी डिब्रिस, यानी कि जो कंकड़ पत्थर स्टोन वगैरह होते हैं, स्टोन और पेबल्स, यहाँ से इसमें रिमूव किए जाते हैं। ये रिमूव कैसे होते हैं? फिल्टरेशन के प्रोसेस से। यहाँ पर होती है इसकी फ़िल्टरेशन, यानी ये छनता है और छनने से जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकल जाते हैं। अब सीवेज जाता है इन ग्रीट टैंक्स में। ये जो ग्रीट टैंक्स होते हैं, इनके अंदर से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है और ग्रीट रिमूव होता है, यानी बचे हुए अगर कोई कंकड़ पत्थर बच गया तो वो यहाँ पर रिमूव हो जाते हैं। एंड में जो हमारे पास बचता है वो बचता है इफ्लुएंट, जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन में बचता है। एंड ये इफ्लुएंट ही है जो अब आगे सेकेंडरी में जाएगा और अब इस इफ्लुएंट के अंदर कोई भी कंकड़ पत्थर या कोई भी ऐसा फिजिकल कूड़ा कचरा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले स्क्रीनिंग सिस्टम में गया, स्क्रीनिंग सिस्टम में फिल्टरेशन हुई यानी छना और सारे कंकड़ निकल गए, वो पत्थर वगैरह निकल गए। देन फिर गया ग्रीट टैंक में, जहाँ पर सेडिमेंटेशन हुआ। याद रखना है कि इधर फिल्टरेशन हुआ, इधर सेडिमेंटेशन हुआ। सेडिमेंटेशन से यहाँ पर ग्रीट का रिमूवल हो गया, यानी अगर कोई और भी कंकड़ पत्थर बचा होगा तो वो यहाँ पे निकल जाएगा। एंड देन वो जाएगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन में, जहाँ पर कुछ इस तरीके का हमारे पास इफ्लुएंट बच जाए। अब ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है, ये जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट देखो कितना छोटू सा था, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है वो 3 टैंक्स में अकर रहता है। 3 टैंक्स में, पहला लार्ज एरिएशन टैंक, दूसरा सेटलिंग टैंक एंड थर्ड इज एनॉर्बिक स्लज डाइजेस्टर। ये प्राइमरी एफ्लुएंट सबसे पहले जाता है लार्ज एरिएशन टैंक में। लार्ज एरिएशन टैंक में क्या होता है, इसकी कॉन्स्टेंटली मैकेनिकल मिक्सिंग होती है, यानी घुमा घुमा करके इसकी मिक्सिंग होती है और एयर कंटिन्यूसली यहाँ पर पंप होता है। यहाँ पर फिर एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं इतनी कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मिक्सिंग के ज़रिए। एयर पंप होने के ज़रिए एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ ग्रो होते हैं और वो बन जाते हैं फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स क्या होता है, फंगल और बैक्टीरिया के कुछ ऐसे फिलामेंट जैसे माश लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके मासेस को हम फ्लॉक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला, फंगल और बैक्टीरिया के फिलामेंट्स के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो कि बाद में मैश लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि मैश लाइक स्ट्रक्चर्स में फॉर्म्ड हो जाते हैं और मासेस बना लेते हैं, उन्हें हम फ्लॉक्स कहते हैं। अब इस लार्ज एरिएशन टैंक में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा इफ्लुएंट में कंज्यूम हो जाता है, यानी इफ्लुएंट के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा हट जाता है। जितना ज़्यादा यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम होगा उतना ही बीओडी इस इफ्लुएंट का गिरेगा, कम होगा। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन है दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। यानी कि 1 लीटर के पानी में एक ऑर्गेनिक मैटर को जितना बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगा, उस ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा, कंज्यूम्ड होगा, उसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलेंगे। मतलब 1 लीटर ऑफ वाटर हमारे पास है, तो उस 1 लीटर के पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, वो पूरे ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करेगा और उस ऑक्सीडाइजेशन में वो जितना ऑक्सीजन का अमाउंट यूज़ करेगा, उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। इसलिए अगर ऑर्गेनिक मैटर इफ्लुएंट का गिरेगा ना, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी गिरेगा। ये जो बीओडी है, ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है ये बताने का कि वेस्ट वाटर में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन उसके अंदर प्रेजेंट है। क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो बीओडी बढ़ेगा, अगर ऑर्गेनिक मैटर घटेगा तो बीओडी भी घटेगा। तो अगर बीओडी ज़्यादा, ऑर्गेनिक मैटर अगर इफ्लुएंट में ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसमें बीओडी ज़्यादा है, और जितना बीओडी उसके अंदर है उतना ही वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। तो एक ना एक तरीके से इनडायरेक्टली ये यही बता रहा है कि पानी जो है वो कितना पॉल्यूटिंग है और कितना पॉल्यूटिंग नहीं है।
अब यहाँ पे जो इफ्लुएंट है, जो यहाँ ट्रीट हुआ है, वो इफ्लुएंट यहाँ से ट्रीट होके जाता है सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में इस इफ्लुएंट का सेडिमेंटेशन होता है। सेडिमेंटेशन से बनता है एक्टिवेटेड स्लज। प्रोसेस, सेडिमेंटेशन प्रोसेस यहाँ पर होता है और इस प्रोसेस से ये इफ्लुएंट एक्टिवेटेड स्लज में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसकी छोटी सी अमाउंट निकाल ली जाती है इस सेटलिंग टैंक से और वापस डाली जाती है एरिएशन टैंक में एज इनॉक्यूलम, यानी हल्की सी इसकी अमाउंट निकाली जाती है और वापस यहाँ लार्ज एरिएशन टैंक में डाली जाती है। और बाकी का जो अमाउंट इसका बचता है, सारा लार्ज अमाउंट हो जाता है एनॉर्बिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पर जो एनॉर्बिक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया और फंजाई जैसे चीज़ों को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं इस इफ्लुएंट, इस एक्टिवेटेड स्लज में से। अब इसे एक्टिवेटेड स्लज बोलेंगे, इफ्लुएंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस का प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि एनॉर्बिक बैक्टीरिया इन्हें डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो इधर इन गैसेस का प्रोडक्शन भी होता है। और जब ये गैसेस साथ में होती है ना, प्रोड्यूस साथ में होती है, तो ये बनाती हैं बायोगैस। अब यहाँ पर जो एफ्लुएंट ट्रीट हो गया है, वो एफ्लुएंट यहाँ पर अब लेस पॉल्यूटिंग हो गया है, यानी कम पॉल्यूशन वाला हो गया है, एंड अब वो हम उसको नेचुरल वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक आता है विच इज़ कि आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है कि इतना ज़्यादा सुवेज बनने लग गया है कि उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास इनफ सुवेज ट्रीटमेंट नहीं है। इस वजह से जो वेस्ट है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ किया जा रहा है। इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने, ये टर्म याद रखना, ये एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को इनिशिएट किया है। इस प्लान के चलते लार्ज नंबर ऑफ सुवेज ट्रीटमेंट को बनाया जाएगा ताकि उस सारी सुवेज को इन्हीं सुवेज ट्रीटमेंट में ट्रीट किया जाए और फिर लेस पॉल्यूट करके रिवर्स में डिस्चार्ज किया जाए। ओके, तो माइक्रोब्स इन सुवेज ट्रीटमेंट इज हियर। We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. The major components of this wastewater is human excreta. So municipal wastewater is also called sewage. It contains large amounts of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. सो इसीलिए हम इनको नेचुरल वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें पहले इन्हें ट्रीट करना पड़ता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जिसे हम एसटीपी भी बोलते हैं, ताकि ये लेस पॉल्यूटिंग हो सके और फिर हम इसको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये होता कैसे है ट्रीटमेंट, ये दो प्रोसेस के ज़रिए होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के ज़रिए और दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के ज़रिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट दिखने से ही लग रहा है कितना छोटा सा है। यहाँ पर ट्रीटमेंट जो होता है वो बेसिकली फिजिकल रिमूवल होता है, फिजिकली हम रिमूव करते हैं चीज़ों को, जैसे कि जो लार्ज स्मॉल पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गए और इसके अलावा और भी चीज़ें जो फिजिकली दिख पा रही हैं। ठीक है, सबसे पहले फ़िल्टरेशन होती है, फिर सेडिमेंटेशन होती है। ऑल्दो इसमें इतना डिटेल में नहीं बताया जितना डिटेल में मैंने तुमको प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ाया है। तो फ़िल्टरेशन और सेडिमेंटेशन यहाँ पर होती है, जिससे कि जो भी डिब्रिस होती है, जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं वो सब निकल जाते हैं और फिर सेडिमेंटेशन में भी बड़े बचे हुए निकल जाते हैं और जितना भी सॉलिड अब बच गया है वो सेटल डाउन हो जाता है और बन जाता है प्राइमरी स्लज यानी इफ्लुएंट, और अब ये जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, इसमें जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो सीधा का सीधा जाता है लार्ज एरिएशन टैंक में। लार्ज एरिएशन टैंक में यहाँ पर इसकी कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकल मिक्सिंग होती है और एयर पंप होता है, जिससे कि बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो हो पाते हैं। और ये जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं यूज़फुल होते हैं। ठीक है, और ग्रो किस में करते हैं, ये फ्लॉक्स में करते हैं। फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंजल फिलामेंट्स। बैक्टीरिया और फंगल के जो फिलामेंट्स हैं, यानी कि फंगल फिलामेंट्स के साथ मिलकर के बैक्टीरिया एक मैश लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, जिसको हम फ्लॉक बोलते हैं। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD, which is biochemical oxygen demand of the effluent. BOD रेफर करता है the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. एक अगेन समझा रही हूँ, 1 लीटर के पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर बचता है वो बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो इस ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस में
जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया है, इसको ही हम लोग बीओडी बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होता है तो बीओडी भी रिड्यूस हो जाती है, वैसे ही अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा तो बीओडी भी बढ़ेगी। इसका मतलब जितना ज़्यादा बीओडी बढ़ेगी, पानी उतना ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल का होगा। तो हम बीओडी को एज अ टेस्ट मेज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ये पता लगाने के लिए कि वाटर में वेस्ट है या नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा बीओडी बढ़ेगी उतना ज़्यादा पानी पॉल्यूशन वाला होगा। Once the body of sewage or wastewater is reduced significantly, the effluent is then passed into a settling tank. अब लार्ज एरिएशन टैंक से बात जाती है सीधा सेटलिंग टैंक में। ठीक है, सेटलिंग टैंक में जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स है, ये सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में जाते हैं और ये सेडिमेंट बन जाते हैं एक्टिवेटेड स्लज के रूप में। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसका छोटा सा अमाउंट इनोक्यूलम के तौर पे ले लिया जाता है और वापस से यहाँ लार्ज एरिएशन टैंक में डाला जाता है, और फिर बाकी का जो मेजर पार्ट पूरा बच जाता है उसको हम डालते हैं एनॉर्बिक स्लज डाइजेस्टर में, जहाँ पर डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई एनॉर्बिकली जो ग्रो करते हैं उनकी डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ जो बैक्टीरिया है वो उस डाइजेशन की प्रोसेस में कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिनका नाम है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैसेस जब साथ में मिलती है तो बनाती है बायोगैस, जो कि इन्फ्लेमेबल है, एक फ्यूल है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies like rivers and streams. अब हम इनको पानी में रिलीज कर सकते हैं इस इफ्लुएंट को, क्योंकि अब ये लेस पॉल्यूटिंग हो गया है। एक सीवेज प्लांट का व्यू कुछ इस तरीके का होता है, ये रहा। ठीक है, इस तरीके का कुछ एक व्यू होता है। You can appreciate how microbes plays a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. अभी तक कोई भी ऐसी man-made technology नहीं आई है जो इस sewage treatment की technology को हरा सके। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, सीवेज जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में बनने लग गया है, और इतना बनने लग गया है कि बिना ट्रीट करे ही उसको लार्ज क्वांटिटीज़ में ऐसे ही पानी में डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिससे वाटर बॉर्न डिजीज़ और पॉल्यूशन दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं। इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जिसमें हम अपनी कंट्री की मेजर रिवर्स को बचा सकें पॉल्यूशन से। इस प्लान के चलते होगा क्या, इस प्लान के चलते लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे, जहाँ पर सिर्फ सीवेज ही ट्रीट होगा, और फिर ट्रीट होने के बाद हम उसको रिवर में लेस पॉल्यूट करके रिलीज़ कर पाएंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो प्लीज़ आप वहाँ जाके विजिट करें, ताकि आपको और इंटरेस्टिंग और एजुकेटिंग एक्सपीरियंस देखने को मिले। सो यहीं पर हमारा स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। एंड इस बायोगैस को हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं। ठीक, बायोगैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस से बनती है बायोगैस? सबसे पहले तो मीथेन गैस, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये चारों गैसेस मिलकर के बनाती हैं बायोगैस को। एंड ये प्रोड्यूस होता है बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायोगैस फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइटनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ईस्ट और बैक्टीरिया CO2 बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम लोग मिथानोजेंस बोलते हैं। ये मिथानोजेंस यहाँ पर मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं लार्जली अमाउंट में। क्यों? क्योंकि जो गोबर गैस है, यानी ये जो बायोगैस है, इसमें लार्जली अमाउंट में मीथेन गैस ही पाई जाती है। ऐसा ही एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है मिथानोबैक्टीरियम, जो कि पाया जाता है एनॉर्बिक स्लज डाइजेस्टर में जब सीवेज ट्रीटमेंट हो रहा होता है, और इसी बैक्टीरिया की वजह से जो इफ्लुएंट बनता है, वो जो एनॉर्बिक स्लज डाइजेस्टर में ये मीथेन नाम की गैस बन पाती है, क्योंकि वहाँ मिथानोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। सेकंड, ये मिथानोबैक्टीरियम कहाँ पाया जाता है? कैटल की र्यूमन, यानी जो बछड़ा होता है उसकी जो र्यूमन है उसमें। र्यूमन क्या है? उसकी
स्टमक का एक पार्ट है, वहाँ पर ये बैक्टीरिया काफ़ी भारी मात्रा में होता है। और ये जो बैक्टीरिया है ये कैटल को मदद करता है सेल्यूलोसिक मटेरियल को डाइजेस्ट करने में। इसी बैक्टीरिया की वजह से कैटल जो है वो सेल्यूलोसिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर पाती है, तो ये उसकी न्यूट्रिशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है? इसीलिए अगर तुम देखोगे कैटल का जो एक्सक्रीटा यानी डंग यानी कि जो गोबर होता है, उसके अंदर मिथानोबैक्टीरियम काफ़ी भारी मात्रा में होता है। इसलिए हम गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं बायोगैस को जनरेट करने के लिए। इसीलिए भी इसको गोबर गैस कहा जाता है। अब बात करेंगे कि ये जो बायोगैस होती है, इसका जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, यानी क्या स्ट्रक्चर क्या होता है उस प्लांट का। तो ये जो बायोगैस प्लांट होता है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा हमारे पास इधर होता है एक डाइजेस्टर। जो डाइजेस्टर होता है ना, ये 10 से 15 फीट डीप होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर बायोवेस्ट कलेक्ट होता है। उसके बाद इधर होता है डंग वाटर, जो कि यहाँ पर डंग को और वाटर को 1:1 के रेशियो में पहुँचाता रहता है। यहाँ पर होता है स्लज, जहाँ से इफ्लुएंट वगैरह सब इस डाइजेस्टर में जाते हैं। ठीक है, सब इसके अंदर जाते हैं, जितना भी वेस्ट स्लरी है वो सब इस स्लज के ज़रिए यहाँ डाइजेस्टर में जाती है। और इधर पानी 1:1 के रेशियो में, डंग और वाटर 1:1 के रेशियो में डाइजेस्टर में जाते हैं और यहाँ पर इनका पूरा काम स्टार्ट हो जाता है। ऊपर होता है गैस होल्डर, जो कि गैस इससे डाइजेशन के प्रोसेस के दौरान निकल रही होती है वो यहाँ पर कलेक्ट होती है, जिसमें मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया और हाइड्रोजन हो गए। और फिर ये गैस यहाँ निकल कर के इस आउटलेट के ज़रिए बाहर निकलती है और हमारे घरों तक पहुँचती है। ये एक बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये डाइजेस्टर जो है विच इज कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायोगैस के पास एक आउटलेट है और ये इस आउटलेट की इसकी बात कर रहे हैं जहाँ से गैस बाहर निकलती है और ये बायोगैस को हमारे घरों तक पहुंचाती है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ये स्लज जो यहाँ पे देख रहे हो ये एक फर्टिलाइजर के रूप में अपने अंदर हम जितनी भी स्लरी वगैरह जितना भी स्लज बचता है वो सब यहाँ पर स्टोर होता है फर्टिलाइजर के रूप में और वो यहाँ से इस डाइजेस्टर के अंदर जाता है। ठीक है, इस स्लज में ज़्यादातर कैटल डंग यानी गोबर पाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में, क्योंकि अगर लार्ज क्वांटिटी में गोबर होगा तो ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस प्रोड्यूस होगी और फिर मीथेन गैस जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी उतनी अच्छी बायोगैस होगी। ठीक है, सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज, क्योंकि कैटल डंग का यहाँ स्लज में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, इसलिए यहाँ पर हम अ, इसको उसी जगह पर होना चाहिए बायोगैस प्लांट जहाँ पर कैटल डंग यानी गोबर बहुत जल्दी मिलता हो। तो इसीलिए तुम देखोगे जितने भी ज़्यादा बायोगैस प्लांट है वो ज़्यादातर हमेशा ऑफनली रूरल एरियाज में ही बिल्ट होते हैं। बायोगैस दूस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग ऑल्सो। द पिक्चर ऑफ अ बायोगैस प्लांट इज दी, ये पूरी पिक्चर यहाँ पर है जो कि मैंने डिस्क्राइब कर दी है। अब एक दूसरी चीज़ विच इज़ द टेक्नोलॉजी of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agricultural Research Institute and Khadi and Village Industry Commission KVIC। इंडिया में मतलब बायोलॉजिकल बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में दो इंस्टीट्यूट की ही एफर्ट्स की वजह से आ पाई। पहली है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, एंड दूसरी है KVIC विच इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ये दोनों ही नाम याद रखते हैं, MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई ऐसा बायोगैस प्लांट हो तो आप वहाँ पे जाके विजिट करो ताकि आपको पता चले लोग वहाँ पे कैसे मैनेज करते हैं, क्या चीज़ें क्या होती है। तो ये बायोगैस का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक की विच इज़ माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट्स से क्या मतलब है मेरा। देखो, हम जो भी हमारी क्रॉप्स होती हैं फार्म में, अगर तुमने देखा होगा तो जो किसान वगैरह होते हैं क्रॉप्स में प्रेडेटर्स बहुत आते हैं, है ना, बैक्टीरिया आकर के हमारी फसलों को खाने लग जाते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप्स होती है उसमें हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं। इन सब के इस्तेमाल करने से जो गलत बैक्टीरिया होता है वो तो मर जाता है, लेकिन जो यूज़फुल बैक्टीरिया होता है ना वो भी मर जाता है।
तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हार्मफुल तो मर रहा है बट साथ में यूज़फुल वाला भी मर रहा है। यूज़फुल का तो बहुत ज़रूरी है काम। इसीलिए हम बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए नेचुरल प्रीडेटर्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इस पर्टिकुलर पेस्ट को मार सके और पॉपुलेशन इनकी कंट्रोल हो सके। ऐसे ही बायो कंट्रोल एजेंट्स को हम बायो कंट्रोल एजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिर्फ डिज़ायरेबल पेट्स और प्रीडेटर्स को ही मारते हैं। जैसे कि पहली बायो कंट्रोल एजेंट है लेडी बर्ड। ये किसको मारती है, एफाइड को मारती है। ड्रैगन फ्लाई, ये मस्क्यूटो को मारता है। बैसिलस थ्यूरेंजिनेसिस, ये जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, जो बटरफ्लाई होती है और जो कैटरपिलर होता है उसको मारते हैं। ठीक ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट लार्वा होता है उसके द्वारा खाई जाती हैं। दे आर इटन बाय इंसेक्ट्स लार्वे एंड इन द गट ऑफ लार्वे जो टॉक्सिन होता है वो रिलीज़ हो जाता है। टॉक्सिन रिलीज़ हो जाता है जिससे कि वो लार्वा वहीं की वहीं मर जाता है। एग्ज़ाम्पल है इसका, मतलब जिसको ये मारता है वो है बटरफ्लाई और कैटरपिलर। ठीक है, इसके अलावा ट्राइकोडर्मा है एक। ट्राइकोडर्मा जो है वो एक फंगस की स्पीशी है जो कि रूट सिस्टम में प्रेजेंट होती है और ये बहुत सारे पैथोजेंस को कंट्रोल करने के काबिल होती है, यानी उन्हें खा लेती है। एंड द लास्ट इज़ बेक्यूलोवायरस जो कि न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस की ही जीनस का है। ये कुछ इंसेक्ट्स पे अटैक करता है और आर्थ्रोपोड्स पे अटैक करता है। ठीक है, वही चीज़ ये बैसिलस thuringiensis है, ये देख सकते हो इस तरीके के सैशे में आती है और ये इस तरीके की ड्राई स्पोर्स होती है। जब इनको तुम पानी के साथ मिक्स करोगे और डिज़ायरेबल एरिया पर स्प्रे करोगे तो वहाँ पर जो गलत वाला इंसेक्ट है जिसके जो प्रेडेटर है उस प्लांट का वो उसे आके खाएगा और उसके पेट में ये जा कर के टॉक्सिन रिलीज़ कर देंगी। टॉक्सिन रिलीज़ करने से क्या होगा, वो लार्वा या बटरफ्लाई कैटरपिलर वो वहीं की वहीं मर जाएगा। So biocontrol refers to the use of biological methods for controlling plant disease and pest, यानी नेचुरल प्रीडेटर्स का इस्तेमाल करके ही फार्म क्रॉप्स को बचाना बायो कंट्रोल एजेंट्स में आता है। चूँकि हम केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी हार्मफुल है एज़ वेल एज़ ये पॉल्यूटिंग भी हैं और साथ ही साथ में ये बुरे के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। तो इसीलिए बायो कंट्रोल एजेंट्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है आजकल के ट्रेंड में। जिसमें से पहला आता है, देयर इज़ अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रेडेटेशन rather than introduced chemicals. A key belief of the organic farm is that biodiversity, the more variety of a landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated. So यहाँ पर बायो कंट्रोल एजेंट यानी नेचुरल प्रेडेटर्स को इस्तेमाल करके क्रॉप्स को बचाना इज कमिंग अंडर इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक है, इसके फ़ायदे भी बहुत हैं क्योंकि हमारा केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स पे से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, सो हमारी फसल काफ़ी अच्छी होगी। एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding of webs of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora. The organic farmer holds the view that the eradication of the creatures that are often, इसलिए मतलब इतने से पैराग्राफ में बस यही चीज़ें लिखी हुई है कि कैसे हमारा इन पे से डिपेंडेंसी कम होगी, कैसे ये हमारी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल फार्मिंग की तरफ अप्रोच करते हुए जाएंगे। सो यहाँ पर से स्टार्ट होता है बायो कंट्रोल एजेंट्स का रियल टॉपिक, विच इज़ सबसे पहले तो लेडी बग का इस्तेमाल होता है ड्रैगन फ्लाइज को एफाइड्स को मारने के लिए। ड्रैगन फ्लाइज का इस्तेमाल होता है मस्क्यूटोज को मारने के लिए। एंड एज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट्स बैचिलस थ्यूरेंजिनेसिस का इस्तेमाल होता है बटरफ्लाई और कैटरपिलर्स को कंट्रोल करने के लिए। मैंने बता दिया ये। These are available in sachet as dried spores which are mixed with water and sprayed into vulnerable plants such as brassicas and fruit trees, जहाँ पर ये खाई जाती है इन इंसेक्ट के द्वारा, इनके लार्वे में जाती है, टॉक्सिन रिलीज करती है और लार्वे वहीं की वहीं मर जाता है। द बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर्स बट लीव अदर इंसेक्ट्स अनहार्म्ड। ये
कैटरपिलर और मतलब जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं उनको मारने के काम होती है, बाकी सारे इंसेक्ट को ये छोड़ देती है। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बेसिलस thuringiensis toxins gene into plants. Such plants are resistant to attack by insect pest, जैसे कि बीटी कॉटन इसका एग्जाम्पल है, जो कि हम चैप्टर 10 में जब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे तब हम बीटी कॉटन का एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरी बायोलॉजिकल कंट्रोल जो एजेंट है वो है ट्राइकोडर्मा, जो कि रूट सिस्टम के फंगस से बनती है एंड ये फ्री लिविंग फंजाई है जो कि रूट इकोसिस्टम में होती है और ये बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस की ग्रोथ को कंट्रोल करने के काम आती है। लास्ट है बैक्यूलो वायरस, जो कि न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस के जीनस का है एंड ये बहुत सारे उनको आर्थ्रोपॉड्स को हो गया और काफ़ी सारे इंसेक्ट्स को के ऊपर अटैक करने के लिए काम में आता है। ओके, नाउ अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अभी तक हमने माइक्रोब्स में अभी तक देखा बायो कंट्रोल एजेंट में कि केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड को रिप्लेस करके बायो कंट्रोल एजेंट्स आ गए। अब हम यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर्स में हम फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करेंगे माइक्रोब से, जो कि यूज़फुल होंगे हमारी इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, so with our present day lifestyles, environment pollution is a major cause of concern. The use of the chemical fertilizer ये इसी चीज़ का एक बहुत बड़ा वो है इशू कि कैसे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करने लगे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव नाउ रियलाइज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड देयर इज़ अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब टाइम आ गया है कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, यानी इन केमिकल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स इन सबको छोड़ करके हमें ऐसी फार्मिंग करनी चाहिए जो कि नेचुरली काफ़ी ज़्यादा फिट हो, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है बायो फर्टिलाइजर्स का एज वेल एज बायो कंट्रोल एजेंट्स का भी। बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल की क्वांटिटी को न्यूट्रिशेंट को इनरिच करते हैं, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया फंजाई साइनोबैक्टीरिया आते हैं यहाँ पर। सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल है वो है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कि राइजोबियम के जो नोड्यूल्स होते हैं इस लेग्यूमिनस प्लांट्स के, इसका काम होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। जैसे कि अल्फा अल्फा एक प्लांट है, अल्फा अल्फा, इस प्लांट में तुम देखोगे कि इस प्लांट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो इसी बैक्टीरिया के थ्रू होती है एंड अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। तो ये सिम्बायोटिक तरीके से इसको काम करता है, यानी कि इट फॉर्म्स रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट्स टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये जो इस लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स में कुछ रूट नोड्यूल्स फिक्स करता है ये राइजोबियम, यानी कि एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे फॉर्म हो रही होती है और तब जाके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो रहा होता है। हालांकि फ्री लिविंग भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में ही रह कर के ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एजोस्पिरिलियम एंड एजेटोबैक्टर, ठीक है, जिससे कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कंटेंट इनरिच हो, और अगर नाइट्रोजन की कंटेंट सॉइल में ज़्यादा होगी तो सॉइल जो है वो और ज़्यादा इनरिच होगी और ज़्यादा अच्छी होगी क्रॉपिंग के लिए, उसके लिए एग्रीकल्चर के लिए। नाउ फंजाई की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड है इसका फंजाई विच इज़ ऑल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, जैसे कि माइकोराइजा। माइकोराइजा एक नाम सुना होगा तुमने अभी तक कि उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, ठीक है। प्लांट ग्लूकोज देता है फंगस को एंड फंगस जो है बदले में फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करती है सॉइल से और फिर उस चीज़ को प्लांट को देती है। क्या होता है यहाँ पर इस माइकोराइजा में, क्या होता है कि प्लांट जो है वो ग्लूकोज देता है, किसको, फंगस को, एंड फंगस रिटर्न में एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को, ठीक है, और एब्जॉर्ब करके किसको देता है वापस, प्लांट को देता है।
तो प्लांट ने ग्लूकोज एब्जॉर्ब करी और फंगस को दी, फंगस ने फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करी और वापस प्लांट को दी। ठीक है, तो एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशंस शो अदर बेनिफिट्स ऑल्सो। ऐसा एसोसिएशन जब प्लांट में हो रहा होता है तो इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं होता है कि ग्लूकोज फंगस को मिल रही है, फंगस फॉस्फोरस प्लांट को दे रहा है। इसका फ़ायदा ये भी होता है कि रूट बॉर्न पैथोजेंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, टॉलरेंस ऑफ टू सैलिनिटी एंड ड्रॉथ प्लांट के अंदर आ जाती है। ओवरऑल सारी बातें कहें तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंक्रीजमेंट आ जाती है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, लास्ट है इसका सायानोबैक्टीरिया। ठीक है, सायानोबैक्टीरिया जिसको एनाबिनाना स्टॉक ये सब भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, अपना खाना खुद बनाता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मेनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इसका भी काम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एनाबीनाना स्टॉक, ऑस्किलेटोरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया एक बहुत बड़ा बायोफर्टिलाइजर के रूप में रोल प्ले करता है। ब्लू ग्रीन एल्गे इसका काम नाम है, और ये ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करने का काम करता है जिससे कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ सके। हमारी कंट्री में a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use them regularly in the fields to replenish soil nutrition and to reduce dependence on chemical fertilizer। तो हमारे मार्केट में यानी अपने इंडिया में इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ अब होता जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिशिएंट बढ़ती जा रहे हैं, सॉइल न्यूट्रिशिएंट काफ़ी ज़्यादा होती जा रही है। प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के रूप में देखा जा रहा है, मतलब प्लांट में ग्रोथ अच्छी हो पा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये बायो फर्टिलाइजर्स इको फ्रेंडली हैं, तो ये वातावरण को कोई नुकसान भी नहीं देंगे। एंड लास्ट, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मेरा क्या मतलब है? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से मेरा मतलब है कि ये केमिकल फर्टिलाइज़र पे हो रही हमारी डिपेंडेंस को कम करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। इस चैप्टर का पूरा वन शॉट है ये। जितना ज़्यादा हो सके मैंने उतना ज़्यादा इस चैप्टर को डिटेल में और वन शॉट में करने की कोशिश करी है। सो थैंक यू अगर आपने अभी तक ये वीडियो को एंड तक देखा है, एंड लाइक कर देना अगर समझ में आया हो, और कमेंट करना अगर कोई भी तरीके का डाउट इस चैप्टर के रिगार्डिंग बच रहा है तो उस चीज़ को कमेंट में करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी और वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही और सेशन के लिए सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे अब, तब तक बाय बाय।